बच्चियों से बलात्कार, सिहर जाता है हर वो शख्स जो ऐसी खबरों को सुनता है, देखता है। सोचिए, ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं समाज में। 3 साल 5 साल की बच्चियों से बलात्कार करते हैं, 12-13 साल की किशोरियों से बलात्कार करते हैं। वो गर्भवती होती हैं, एक तरीके से कहा जाए कि उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन बड़ा सवाल, प्रशासन के अधिकारी आंख मूंद कर सो रहे हैं, क्योंकि अगर 24 घंटे में एक के बाद एक करके कई खबरें आपके संज्ञान में आए, तो इससे ज्यादा और आप कह भी क्या सकते हैं। बच्चियों से बलात्कार। कौन है ये लोग, कहां रहते हैं ये लोग, कैसी जहनियत के हैं ये लोग? ये सवाल उठते हैं। इसलिए उठते हैं कि दरिंदा भी क्या, मैं कह सकता हूं कि एक अजीब सी मानसिकता, दरिंदे से भी कहीं कुछ ज्यादा अगर शब्द मिल सकता हो इस घृणित कार्य के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए यही शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कानपुर में 5 साल की बच्ची से बलात्कार, बलात्कार के बाद सिर काटकर आरोपी हो गए फरार। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि स्थानीय लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं पुलिस वालों पर, और यही सवाल हम भी उठा रहे हैं। ध्यान से देखिए इस खबर को, क्योंकि इस खबर में सवाल भी हैं और जवाब भी, और कटघरे में अगर कोई है तो वो है कानपुर की पुलिस। 5 साल की बच्ची से रेप के बाद बच्ची का काटा सिर। 16 साल की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म। 10 दिन बाद बदहवास हालत में घर के बाहर फेंका। कानपुर के हरवंश मोहाल स्थित लखनऊ फाटक के पास रेलवे के कमरे में बच्ची का सिर कटा शव मिलने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने बच्ची की शिनाख्त रेल बाजार के फैतफुलगंज निवासी विशाल की बेटी सानिया के रूप में की। सानिया के माता पिता परिवार के साथ फैतफुलगंज में झोपड़ी डालकर रहते हैं। 5 साल की सानिया 3 दिन पहले घर के बाहर खेलते वक्त अचानक गायब हो गई थी। परिजनों ने रेल बाजार थाने में तहरीर भी दी, लेकिन पुलिस इतनी ही जागरूक होती तो फिर बच्ची आज जिंदा होती। 3 दिन से आपने इसकी एफआईआर करी थी। मेरी सास ससुर गए थे, कहने हाँ करवा देंगे। अब वहाँ पुलिस आई नहीं है। कहाँ गए थे? ये रेल बाजार थाने। ऐसो ने क्या बोला? ऐसो नहीं था, बता रहे हैं तो। हाँ। खाली वो मुसलमान एक वो सिपाही दरोगा था, बता रहे हैं। ने लिखवा दिया होगा, हमने लिखवा के नहीं लिखवा दिया, कहने हाँ लिखवा दिया। कहीं फोटो वोटो दिखाया ना, कहने हाँ दिखा दिया। फिर हमने दिया नहीं फोटो, फिर हम फिर ढूंढने में रहेगा। 3 दिन लगातार ढूंढते रहे, नहीं मिली। स्थानीय लोगों के आधार पर जब जानकारी सामने आई तो पुलिस की कारगुजारी भी सामने आई। कैसी पुलिसिंग कर रही है स्थानीय पुलिस, सुनिए इस बयान में। बच्ची को 3 दिन से उठाया और 3 दिन के बाद डायरेक्ट खबर देने की खबर जो देगा कि विशाल की लड़की है, उससे ज्यादा बताइए मुजरिम कौन होगा, कि हम लोग नहीं पहचान पा रहे कि विशाल की बच्ची, उसको डायरेक्ट बलात्कार करके और मारा गया है। उसके साथ बलात्कार किया गया, उसको मार के तब उसकी खबर दी गई है। ये कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। और अभी यहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि यहाँ भी परसों नरसों एक लड़की लेके आए थे सुलोचनबाज लोग, तो हम लोग ने डंडों से लेके दौड़ाया। घटनाएं तो सिर्फ पुलिस का चरित्र बयां कर रही हैं। घटना की जानकारी जब मीडिया में आई, पुलिस तक बात पहुंची तो पूरे दल बल के साथ जीआरपी की टीम भी पहुंची और स्थानीय पुलिस कप्तान भी मौके पर हाजिर हो गए। मीडिया के सामने माइक लगे तो बयान भी दे दिया। यहाँ पर सूचना मिली आज सुबह कि एक 5 साल की बच्ची की डेड बॉडी यहाँ मिली, बड़ी क्षत दशा में उसका शव है। यहाँ पर आकर के देखा गया, फिर आसपास पता किया गया तो इनके माता पिता को भी फिर पता लग गया। माता का नाम रुखसाना है, पिता इनके विशाल है। तो इन दोनों को भी फिर बुलाया गया। ये लोग को भी काफ़ी समय से लड़की की तलाश कर रहे थे, क्योंकि लड़की मंगलवार से गायब थी। लड़की काफ़ी तलाश उनकी, लेकिन मिली नहीं। क्या नंग अवस्था में मिली है, किस प्रकार? नहीं, ऐसा तो अभी तो यही लग रहा है कि इसके साथ शायद इस तरह का रेप वगैरह हुआ है।
फिर उसका कुचल दिया गया बच्ची का। तो ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि रेप करके मर्डर किया गया। दूसरा मामला भी कानपुर के ग्रामीण क्षेत्र का है, जहां बिरिया गांव में रहने वाली 16 साल की किशोरी को इलाके के दबंग घर से उठा ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वहीं परिजनों ने लड़की के लापता होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई, मगर अफसोस कि यहाँ भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। 10 दिनों के बाद दबंग युवक बदहवास हालत लड़की को उसके घर के बाहर फेंककर फरार हो गए। लड़की को ले गए थे उठा के 2 तारीख को गांव के ठाकुर मुकेश, छुन्नू, राजा बाबू और डॉक्टर ले गए और 13 तारीख को घर में लड़की को 8 बजे छोड़ के गए और कह गए कि लो चमारो गोश्त खाओ। बेहोशी की हालत में छोड़ के गए थे और कह गए थे लो चमारो गोश्त बना के खाओ, और गले में जंतु रखो पहने हुए थे हाथ में। और हमने पुलिस को सूचना दी, उतने खन पुलिस आई थी और सब बयान लिए। 2 तारीख थी मुकेश और छुन्नू, राजा बाबू। अच्छा, कहाँ पे उठा के ले गए? ये जगह नहीं मालूम पर कमरे था। अच्छा, तो और वहाँ पे कौन कौन लोग थे? वहाँ थे छुन्नू, मुकेश, राजा बाबू और रामविलास डॉक्टर। अच्छा, और लड़कियाँ भी कोई? हाँ, 3 लड़की कहते। अच्छा, फिर इसके बाद के साथ क्या किया? हमारे साथ बहुत गलत काम किया, पर हाथ बांध देते थे और आँखों में पट्टी बांध देते थे। जब ले गए थे तो क्या पता चला, क्या जान पाई थी कि कहाँ ले गए? ये जगह नहीं मालूम थी हमें। घटनाओं का सिर्फ विवरण इतना ही हो ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, जितना कुछ भी हमारे आपके आंखों के सामने है, दिल दहलाने वाला है, हिलाने वाला है। मुट्ठियां तड़ती हैं प्रशासन के खिलाफ। वक्त है अब बुलंद कीजिए अपनी आवाज। सुनील गुप्ता, के न्यूज, कानपुर। तो बात बिल्कुल साफ है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। समाज में पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ज्यादा ही ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। बदली सरकार का नतीजा हम मान लें, या हम ये मान लें कि अधिकारियों की कर्मठता है, इसको हम मान लें, या फिर ये मान लें कि भाई पहले भी मामले होते रहे लेकिन इतने सामने नहीं आते हैं। तमाम चीजों पर हम चर्चा जरूर करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन गुजारिश आपसे कि आप क्या कुछ सोचते हैं इस खबर को लेकर, इन तमाम घटनाओं को लेकर आपके जहन में इस वक्त क्या आ रहा है। आप इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप इन नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं। लेकिन निवेदन एक बार फिर से, जैसा हम हर बार आपसे कहते हैं, जब भी हमें आप फोन करें उस वक्त अपने टेलीविजन की आवाज को आप बंद कर दें, फोन पर ही हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे आपको हमारी भी आवाज सुनाई पड़ेगी और हम आपकी आवाज को भी स्पष्ट तौर पर सुन पाएंगे, प्रसारण में व्यवधान नहीं पड़ेगा। हमारे साथ जो खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं उनसे हम तारुफ करवाना चाहेंगे। अपूर्वा श्रीवास्तव हैं जो कि अधिवक्ता हैं और तमाम महिला मामलों को लेकर बड़ा जागरूक रहती हैं। शिवा शर्मा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन्होंने सामाजिक कार्यों में इन्होंने काफी अच्छी खासी रुचि ली हुई है और आज ये हमारे साथ इस पैनल में बैठी हुई हैं। सुनील गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं, जो कि तमाम ऐसी खबरों पर नजर रखे हुए हैं और कानपुर वाली खबर पर विशेष तौर पर ये पूरी की पूरी नजर रखे हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत हम सुनील से करना चाहेंगे। सुनील, ये पूरी खबर हमने देखी, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्थानीय नागरिक हैं जो ये बता रहे हैं कि पहले भी खबर की गई थी, रेल बाजार थाने का जिक्र किया गया, पहले भी खबर दी गई, लेकिन थाने के अधिकारी, कर्मचारी, कांस्टेबल, दरोगा उतने एक्टिव नहीं हो पाए जितना कि उन्हें होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जब हम बात करते हैं पुलिसिंग की, तो स्थानीय लोग बता रहे हैं ये भी कि यहां पर ऐसे लड़के घूमते रहते हैं, आवारा लड़के घूमते रहते हैं जो कि इसी बदनीयती के साथ में घूमते हैं, कब कौन सी बच्ची उनके शिकार हो जाए। और इसको लेकर भी पुलिस के लोगों को बताया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये एक घटना जरूर है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि पुलिस की कार्यप्रणाली क्या है और इस खबर में कहां कहां पर लापरवाहियां हुई हैं इस घटनाक्रम में। सुनील।
जहाँ पे ये घटना हुई है वहाँ से जो बच्ची को जिस तरीके से उठा करके ले गए हैं, वो एक जो पूरी आबादी है वो मलिन बस्ती के रूप में है, लोग झोपड़पट्टी डाल करके वहाँ पर रह रहे हैं। जो बात करें कि नशेबाजों की, तो जो पूरा एक जो सेंट्रल स्टेशन के आसपास का इलाका है वहाँ पर जितने भी सुनील की आवाज हम तक अभी नहीं पहुंच पा रही, हम कोशिश करेंगे सुनील की आवाज पहुंच पाए। सुनील, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही, इसलिए हम आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। शिवा हमारे साथ मौजूद हैं। शिवा, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कुछ घटनाक्रम हम इस समय समाज में देख रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुत ही घिनौनी मानसिकता, हम इनको दरिंदा कहें, हम इनको हफ्सी कहें, हम इनको भेड़िया कहें, तमाम ऐसे शब्द हैं शब्दकोश में, लेकिन इतना कहने के बावजूद भी ये घटनाएं रुकती नहीं, बल्कि हमें ऐसा लग रहा है कि घटनाएं बढ़ ही रही हैं। आप समाज के लोगों से मिलती हैं, बात करती हैं, चीजों को समझती है बेहतर तरीके से, ऐसा क्यों हो रहा है शिवा? ये जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इसका एक तो ये भी है कि सरकार के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, शक्ति होती है। अगर सरकार की इच्छा है किसी चीज़ को रोकने की, तो वो बिल्कुल उन चीज़ों पे अपना कदम उठा सकती है, अपना एक्शन ले सकती है। पर सरकार अगर चाहे तो लोगों में अवेयरनेस के लिए काम कर सकती है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग जागरूक नहीं है, यहाँ तक कि सरकार भी कहीं ना कहीं अपने जो उनके कर्तव्य हैं, अपने कर्तव्यों को निभाने में असफल रह रही है और निभा नहीं पा रही है। इसका ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनको और बढ़ावा मिल रहा है काम करने के लिए। जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी घर में या पड़ोस किसी व्यक्ति ने ऐसे कृत्य को अंजाम दिया, तो उसमें सरकार की भूमिका कहां पर आती है? क्योंकि ये तो पड़ोस का मामला है। मुझे लगता है कि इस लड़की के साथ में जो हुआ है, वो भी जो लड़का होगा वो इस इलाके में रहता होगा, घूमता रहता होगा। यहाँ पर सरकार की कमी कहां पर लगती है आपको? हम इस सवाल पर का जवाब आप हमें दें। उससे पहले हम चाहेंगे कि एक ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद में जब लौट कर आएंगे तो हम अपने संवाददाता से भी जिक्र करेंगे इस पूरे घटनाक्रम का। आप भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है और हमारे इस कार्यक्रम में कई और आयाम जोड़ती है आपकी राय। इंतजार रहेगा मुझे आपकी कॉल्स का। और बात हम कर रहे हैं किस तरह से लगातार एक के बाद एक करके बच्चियों से बलात्कार हो रहे हैं, और कहीं कहीं पर हमने देखा है कि 12 साल की 13 साल की बच्चियां जिनकी खुद अभी खेलने कूदने की उम्र है, वो इस उम्र में मां बन रही हैं क्योंकि बलात्कार की पीड़ित हैं। वो बहुत सारे सवाल हैं और उन बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। अपूर्वा जी, बहुत सारे मामलों में हमने देखा है कि कानून अपना काम नहीं करता है, या यूं कहें कि जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए कानून का, वो एग्जीक्यूशन करने वाले लोग ही उतने चाक चौबंद नहीं होते हैं, मुस्तैद नहीं होते हैं। कानून में कमी है या फिर कानून के रखवालों में कमी है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कानून का पालन करवाने की? क्या कहेंगे आप? कानून में तो कहीं कमी नहीं है। शायद जो नया कानून बनाया गया है बच्चों के लिए, जिसे हम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में जो आया है 14 नवंबर को, इससे पहले कहीं कोई कानून नहीं था हमारे पास जो बच्चियों या बच्चों, लड़का या लड़की दोनों को ही फोकस करके केसेस में देखे और इस तरीके से जो घटनाएं बढ़ रही हैं उनका उस तरीके से जो है उन पे जवाब दे सके, या उनके जो भी दंड हैं उनके प्रावधान को भी देख सके। कहीं ना कहीं जो उसका पालन करवाने वाले लोग हैं उसमें, उनकी मानसिकता में, और शायद कहीं ना कहीं जो पेचीदगियां होती हैं कानून में, उसका भी कई बार लोग फायदा उठाते हैं। जी, पेचीदगियां होती हैं जो कानून में, और मुझे लगता है कि जो गांव का एक आम इंसान है, साधारण किसान है, उसकी अशिक्षित पत्नी है जो कि नहीं जानती कि कप्तान क्या होता है, सीओ क्या होता है, कहाँ जाएं, किससे गुहार लगाएं, वजह ये भी रहती है। और इसके चलते जो गांव के दबंग होते हैं वो उनको डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं। हमारे साथ संवाददाता सुनील गुप्ता मौजूद है। सुनील, मुझे लगता है कि अब हमें आपकी आवाज मिलेगी और हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम पर जो हम कानपुर की घटना का जिक्र कर रहे हैं, आपको कहां कहां पर लगता है कि पुलिस की लापरवाहियां रही हैं, और खासतौर से तब भी जबकि लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की जो पुलिसिंग होनी चाहिए, जिसको कहते हैं कि चौकस निगाहें, वो पुलिस नहीं रखती है, खाना पूरी करती है। क्या कहेंगे सुनील आप?
लोगों के आरोप हैं कि जो रेल बाजार की पुलिस ने इसमें जिस तरीके से लापरवाही बरती है, एक अकेली रेल बाजार पुलिस पे आरोप नहीं लगे। ये कानपुर की जो अभी बात करें कि रेल बाजार, नरगौल, सजेती और इसके साथ साथ जो घाटमपुर, ये इन थाना क्षेत्रों में जो अब तक घटनाएं हुई, हर जगह पुलिस की कहीं न कहीं लापरवाही सामने आई, जिसके चलते इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। और इस बच्ची के साथ जो जिसने इतना जघन्य अपराध किया गया, इस बच्ची की हत्या भी की गई, रेप के बाद में इसको लेकर के जिस तरीके से पुलिस ने लापरवाही करती है, का भी आरोप है, या बात करें कि पूरे जो मोहल्ले के लोग हैं, जो आसपास के जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, उनका भी कि जिस तरीके से उस पूरा इलाका। हमारे साथ सुनील, हम आपको रोकना चाहेंगे। सुनील, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है, इसमें राम सजीवन यादव है आगरा से। राम सजीवन जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा कहना ये है जी, या लड़की का भाई हो या पिता हो जी, या लड़की हो, अभिलेख संख्या में बताता है कि हमको जो है इनसे नाम, इनसे जो है खतरा है जी, और उसने ये अपना उससे पहले बयां कर चुकी है, तो हाँ, तो उसको सर्वप्रथम में ये होना चाहिए। अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दिया करें कृपया करके। हमने बार बार, कितनी बार लगातार निवेदन, गुजारिश करते हैं, लेकिन हमारे दर्शक हैं कि मानते ही नहीं। हमने उनसे लगातार इस बात को कहा कि जब भी आप हमें फोन करें तो आप टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें, आप हमारी आवाज सुने और टेलीविजन पर ना उसकी तरफ ध्यान दें, आप उसकी आवाज को बंद कर दें। राम सजीवन जी, आप अगर लाइन पर मौजूद हो तो कृपया ऐसा करके आप अपनी बात कहें। शायद उनसे संपर्क कर चुका है। फिलहाल लगातार हम ये गुजारिश करते हैं कि आप जब भी हमारे पास फोन करें, हमको फोन करें, तो आप अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें। ऐसा नहीं करते तो प्रसारण में व्यवधान पड़ता है। शिवा जी, हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, तमाम जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हम देखते हैं समाज में होते हैं, इसमें माना यह जाता है और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और जो एनजीओज हैं और संगठन हैं जिनकी अपनी रिपोर्ट है, वो ये कि ज्यादातर यौन हिंसा जिसको हम कहते हैं, यौन उत्पीड़न जो हम कहते हैं, ये परिवारों के बीच में सगे संबंधी रिश्तेदार ही सामने आते हैं। ऐसे में सरकार की भूमिका मुझे लगता है सेकेंडरी और थर्ड लेवल पर आती है। पहली भूमिका तो स्वयं बच्ची की है, दूसरी भूमिका परिवार की है और तीसरी भूमिका सरकार की आती है। तो इसको लेकर हम आपसे जरूर सवाल करेंगे और जवाब भी जानना चाहेंगे। हमारे साथ में एक लखनऊ से दर्शक जुड़ गए हैं, बीएस तोमर। तोमर साहब, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? हाँ, हेलो वाजपेयी जी, नमस्कार। जी नमस्कार तोमर साहब, कैसे हैं? हाँ ठीक है सर, बढ़िया है। हम बड़ी इच्छा रखते हैं कि हम कभी आपका नंबर खुद का ले पाए, लेकिन अब वो मिल नहीं पाता है। चलिए मैं फिर कभी कोशिश करूंगा। और इसके विषय में जो मुझे कहना है वो ये कहना है कि देखिए, न तो घर वालों की कोई गलती होती है, न उस लड़की की कोई गलती होती है, और ना ही इस केस में शासन की ज्यादा विशेष भूमिका होती है, क्योंकि शासन ऊंचे स्तर पे बैठा हुआ है। इस केस में, इस तरह के केसों में जो भी भूमिका होती है वो केवल मात्र पुलिस की होती है, इसके अलावा किसी की नहीं। उसका रीजन मैं बता दूं आपको कि जब किसी लड़की को कोई भी आदमी, कोई लड़का थोड़ा बहुत भी परेशान करता है या छेड़छाड़ छाड़ता है या टॉन्ट कसता है, ऐसा अक्सर देखा गया है कि लड़कियों को चलते समय लड़के टॉन्ट कसते हैं, तो कुछ दिन तक तो लड़की बताती नहीं है, और उसने अगर बता दिया तो उसके घर वाले उसके घर पे शिकायत करते हैं या थाने पे शिकायत करते हैं। यदि उसके घर पे शिकायत करते हैं तो दुश्मनी और बढ़ के लड़का फिर और ज्यादा तंग करने लगता है, और थाने पे शिकायत करते हैं तो थानेदार सुनता नहीं है। इसमें अगर पुलिस शुरुआत में ही शिकायत करने के बाद ही पुलिस एक्शन लेना शुरू कर दे और उस लड़के के घर वालों को कायदे से टॉर्चर करे, तो मैं समझता हूं कि ये घटनाओं में काफी हद तक गिरावट आ जाएगी। पुलिस अपना काम नहीं करती है, केवल मात्र पुलिस इसकी जिम्मेदार है। पुलिस जब तक ये काम नहीं करेगी अपना जिम्मेदारी से पूरा, तब तक ये घटनाएं कभी भी नहीं रुक सकती हैं। मानसिकता की जहाँ तक बात रह गई, ये दो महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं जी, ये मानसिकता को कहती है। मानसिकता आदमी को बदलना चाहिए। मानसिकता तो आदमी की इतनी ऊंची पहुंच चुकी है कि आदमी इस समय चंद्रमा पे चल रहा है। मोबाइल का युग है, टेलीविजन का, मोबाइल का, इंटरनेट का युग है। यहाँ मानसिकता चेंज नहीं हो सकती है।
चेंज हो सकता है तो हंटर चेंज कर सकता है इनको, और कुछ नहीं कर सकता। जब तक पुलिस आपकी सशक्त नहीं होगी तब तक ये गुंडागर्दी इसी प्रकार यानी कि से आप चलती ये रहेगी मानते साहब। हैं कि इसमें किसी का दोष नहीं है। अगर सर्वप्रथम और सबसे अंतिम किसी का दोष है तो पुलिस प्रशासन का है, क्योंकि उसका अगर इकबाल बुलंद होता है तो अपराधी सर उठाते हैं। जो गंदी मानसिकता के लोग हैं वो अपना कहीं ना कहीं रंग दिखाते हैं समाज में। शुक्रिया बीएस तोमर साहब आपका हमसे बात करने के लिए। तो सवाल यही है कि क्या सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही जिम्मेदार है? सवाल हम करेंगे, हमें आपकी कॉल्स की प्रतीक्षा है और हम अपने मेहमानों से भी चर्चा करेंगे। समाज में जिस तरीके से यौन अपराध, यौन उत्पीड़न और खास तौर से बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हम कैसे इस समाज में रह पा रहे हैं। बहुत सारे फोन कॉल्स, बहुत सारे दर्शकों ने अपनी राय हमसे साझा की है और जो कुछ निकल कर आया उसमें प्राथमिक तौर पर जो जिम्मेदारी बनती है वो यहाँ पर पुलिस की बन रही है। पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है, अधिकारी सिर्फ खानापुरी में लगे हुए हैं। घटनाएं जब हो जाती हैं उसके बावजूद भी अधिकारी नहीं जागते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि लोगों की आशाओं का एक और एक उम्मीद जो जगती है वो मीडिया से जगती है, पत्रकारों से जगती है कि वो उनकी आवाज बुलंद करें। और ऐसा होता भी है, जब पूरी का पूरा घटनाक्रम सार्वजनिक होता है उसके बाद में अधिकारी दौड़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद वही सरकारी रस्मों रिवाज के तहत बयान होते हैं और फिर एक नई घटना के इंतजार में बैठ जाते हैं। ये कहना बहुत जरूरी है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, अपूर्वा श्रीवास्तव और शिवा शर्मा मौजूद हैं। शिवा, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कभी ऐसे किसी घटनाक्रम को लेकर आपकी पुलिस अधिकारियों से बात हुई हो? हम आपसे जानेंगे जरूर, लेकिन हमारे साथ में एक दर्शक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, दुर्गा प्रसाद है कानपुर से। दुर्गा प्रसाद जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप? दुर्गा प्रसाद जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है कुछ तकनीकी व्यवधान या फिर संबंध विच्छेद, संपर्क उनसे हमारा टूटा है। शिवा हमारे साथ में मौजूद हैं। शिवा, आपसे जो हमने अभी सवाल किया, आप कृपया करके उसका जवाब दें कि आपको क्या लगता है कि पुलिस की भूमिका क्या रहती है ऐसे मामलों में? पुलिस की भूमिका क्या रहती है? मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई इस तरीके की घटना होती है तो जैसा भी मैंने पहले बताया कि अगर सरकार की इच्छा है किसी चीज को रोकने की, क्योंकि हम सब एक नागरिक हैं जो यहाँ आपको मैं रोकता हूँ यहाँ पर। आपने पिछली बार भी यही बात की शिवा। आप ये बताइए शिवा, मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये चाहते होंगे कि उत्तर प्रदेश बदनाम हो? क्या वो ये चाहते होंगे कि बलात्कार हो, या फिर वो ये चाहते होंगे कि ऐसी घटनाएं ना रुके? ऐसी कम से कम कोई मंशा उनकी नहीं होगी, ये तो मैं पुख्ता तौर पर कह रहा हूं। और जब मैं इस बात को यहां पर कह रहा हूं कि सरकार का उत्तरदायित्व तो बहुत बाद में आता है, पहले जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनको की डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि आप कंट्रोल करिए क्राइम पर, और वो सुस्त हैं, वो ढीले हैं, तो प्राथमिक जिम्मेदारी उनकी है। उसके बाद सेकेंडरी सरकार आती है कि सरकार उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती है, वो एक दूसरी बात आ गई। हमारे साथ में एक दर्शक इस समय मौजूद है, नंद किशोर, हम उनसे बात करते हैं। नंद किशोर जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? सर, अपनी बात को रखे नंद किशोर जी, अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दे कृपया करके। सर मैंने वॉल्यूम पहले से ही मूड कर रखा है। जी प्लीज अपनी बात कहें आप। हाँ सर, दरअसल इस तरीके की मानसिकता हमारे समाज में पनप गई है सर। जी क्यों? इस अश्लीलता हर जगह प्रयोग की जाती है सर। आप लगा लीजिए कि किसी भी तरीके से लोग चाहते नहीं है कि इसको रोका जाए। चलिए, शुक्रिया आपका, किसी भी तरीके से रोका जाए इसको, ये बहुत जरूरी है। जी शिवा, आप अपनी बात कहें। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरा जो मतलब था वो ये कि जो न्यायिक तंत्र और जो हमारी सुरक्षा के लिए सरकारी तंत्र खड़े किए गए हैं, वो अगर अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को सही से करेंगे तो इस तरीके की घटनाओं पर लागू पाया जा सकता है। जैसे अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो कई बार ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं कि लोग गए, पीड़ित वहां पर गए, उन्होंने बोला कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और उसके बाद भी सही से उनकी चीजों पे कार्यवाही नहीं की जा रही है। तो अगर इस तरीके की पुलिस
डायरेक्ट रिस्पॉन्स करेगी, तुरंत रिस्पॉन्स करेगी, एक्टिवली रिस्पॉन्स करेगी, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो इस तरीके की घटनाएं करने वाले हैं उनके मन में एक डर और चीजों को लेकर करने में वो 10 बार सोचेंगे और इस घटनाओं पर रोकथाम लगाई जा सकती है। जी क्या कहेंगे आप अपूर्वा जी, आप इनसे इत्तेफाक रखेंगी पूरी तरीके से? अपूर्वा, शायद पुलिस अपनी जिम्मेदारी समझ जाए और उसका डर अगर समाज में बना है तो वो ये सिर्फ नहीं कह सकते हैं कि चोर को पकड़ लिया तो डर है, या कहीं ना कहीं कानून में भी वो चीजें थी कि लोगों के बीच में जो दंड का डर है वो खत्म हो चुका है। उन्हें पता है कि अगर कोई अपराध करेंगे तो वो उससे बाहर निकल लेंगे, उससे बच लेंगे। और कहीं ना कहीं पुलिस भी इन सारी चीजों को बढ़ावा दे दिया है कि ये नहीं तो ये सही। कहीं ना कहीं पुलिस भी इन सारी चीजों के हल देती रहती है। तो इस वजह से देखा जाए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की, और जो कानून में बैठे जो लोग हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, न्यायिक तंत्र में बैठे हुए हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन एक बात यहाँ पर मानसिकता की भी आ रही है, जिस समाज में हम रह रहे हैं, ये तो ठीक है कि एग्जीक्यूशन पार्ट कमजोर है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि जिस भूमिका में पुलिस को होना चाहिए उस भूमिका में पुलिस नहीं है। लेकिन हमारी मानसिकता कैसी हो रही है, हमारे संस्कार कहाँ जा रहे हैं, हम क्या अपने बच्चों को दे रहे हैं, या वो लोग जो अशिक्षित हैं वो क्या समाज से ले रहे हैं, ये सवाल हैं। हम आएंगे जरूर, लेकिन हमारे साथ इस समय एक दर्शक एक बार फिर से जुड़े हुए हैं, दुर्गा प्रसाद हैं। दुर्गा प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम ये कहना चाहते हैं जी कि ये जो अत्याचार हो रहा है लड़कियों के ऊपर, उसके ऊपर जी हमने भी जो है हमारी एक बेटी है तो हमने उसकी पढ़ाई रोक दी है। इसी अत्याचार के बारे के मतलब बाहर निकलना बैठना कि कोई सुनने वाला है नहीं जी, तो पढ़ाई बंद कर दिया है। हम तो ये चाहते हैं ना, तो एक बात जो लड़कियां या महिलाएं। दुर्गा प्रसाद जी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाह रहा हूं और आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिए। आपने अगर पढ़ाई उसकी रोक दी है तो आपने क्या सोच के रोका? सोच के रोका कि हम उतने जो है देखभाल नहीं कर सकते ना। तो क्या वो घर से बाहर अब नहीं निकलेगी? क्या वो नहीं, घर से बाहर निकलेगी जी। असल बात एक दो मरतबा ऐसा कुछ ऐसी 6 साल वाली बात हुई तो हमने जो है क्या नाम कहते हैं इंटर पढ़ाने के बाद रुकवा दिया पढ़ाई। तो क्या आपको लगता नहीं दुर्गा प्रसाद जी, कल को आप उसकी शादी करेंगे, वो भी माँ बनेगी, वो भी उसके भी बच्चे होंगे, और वो फिर अपने बच्चों को किस तरह शिक्षित कर पाएगी? वो तो ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन तो चले जाएंगे। आप तो आज हैं कल नहीं है, दुनिया में कोई नहीं रहता है, लेकिन आप कम से कम उसकी बुनियाद कमजोर कर रहे हैं। कि आप ये नहीं समझते हैं उसको दुनिया के बारे में ज्ञान नहीं होगा, वो दुनिया को समझेगी नहीं जितना उसको समझना चाहिए, और फिर वो अपने बच्चों के लिए अशिक्षित रहेगी, कम से कम सामाजिक दृष्टिकोण से। आपको नहीं लगता है? नहीं लगता तो है, हमें तो बहुत तकलीफ हुई, लेकिन क्या करें, मेरी मजबूरी है, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तरीके बहुत सारे होते हैं। गरीबी शिक्षा के ऊपर मुझे लगता है बोझ नहीं बनती है। आज की डेट में बहुत पैसा नहीं लगता है पढ़ाई में, और खासतौर से सरकारी स्कूलों में। रही बात आपकी, तो आप उसके साथ में ऐसा दोस्ताना माहौल बनाकर रखें कम से कम, जिससे वो आपकी बेटी आपसे हर बात शेयर करे, आपको हर बात बताए कि पापा ये बात, पापा ऐसी बात। आपसे वो कुछ छुपाए ना, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई बंद करवा देना मुझे लगता है कि किसी भी लिहाज से उचित नहीं है। दुर्गा प्रसाद जी, बातें नहीं है, मतलब अब हम अपना दिन भर काम धंधा देखें जी, कि क्या नाम कहते हैं, हम मतलब कहाँ तक किससे पंगा लेते रहे जी। तो समाज में एक मतलब ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा जीना दूभर हो गया है जी। मैं समझ तो सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी परेशानी को। कहना आसान होता है, लेकिन जिस चीज से आप जूझ रहे होंगे हम आपकी दिक्कतों को समझ सकते हैं, लेकिन इसी बीच कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। दुर्गा प्रसाद जी, बेहतर होगा कि आप समझ सकते हैं कि सुबह आप उसको छोड़ने जा सकते हैं या शाम को आप लेने जा सकते हैं। कैसे आप मैनेज करेंगे ये आपके ऊपर है, लेकिन जो आपने किया है ये ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी बुनियाद आप कमजोर कर रहे हैं। आप कल इस दुनिया में हैं या नहीं है, लेकिन उसका भविष्य भी बहुत आगे है और आप उसके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा। चलिए, शुक्रिया दुर्गा प्रसाद जी, आपने हमसे अपनी बात कही, तो ये बातें भी सामने आती हैं। अपूर्व, जो बातें अभी शिवा ने कही और जो बातें हमारे भी दर्शक ने कही, ऐसे तमाम लोग हैं जो कि अपनी बच्चियों को 8वीं के बाद में 10वीं के बाद में पढ़ाई छुड़वा देते हैं, अपने घर में बैठा लेते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि कोई ऐसी वैसी बात ना हो जिससे उन्हें बेइज्जती का सामना करना पड़े। प्रॉब्लम कहां पर आती है?
संस्कारों की हमने बात की, मानसिकता की हमने बात की, हमने ये भी बात की कि जो सबसे ज्यादा जो यौन हिंसा है वो परिवार के बीच में, रिश्तेदारों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में यही सामने आता है। ऐसे में सरकार की भूमिका सेकेंडरी होती है। क्या कहेंगे आप अपूर्वा? बिल्कुल सरकार की भूमिका सेकेंडरी है इसमें, बिल्कुल सरकार की भूमिका सेकेंडरी है इसमें, बट कहीं ना कहीं हम भी अपनी सोच को बहुत ही ज्यादा सीमित करके रखा हुआ है। जो अभी दर्शक थे जिन्होंने बोला, जिन्होंने अपनी बच्ची की पढ़ाई रुकवा दी, जी आपने बिल्कुल सही कि कहीं ना कहीं जो शायद पढ़ाई से उसके जो शक्ति मिल सकती थी, कहीं ना कहीं उन्होंने वो खत्म कर दी। जी तो पढ़ाई को भी देखा जाए, बिल्कुल बाहर निकलने में जो लोगों के बीच में, लोगों के मन में जो खतरा है, हम भी आए दिन केसेस देखते हैं जिसमें महिलाएं अपनी लड़कियों को एमकॉम वगैरह करा के घर में बैठाया हुआ है। जब हमने पूछा ये सवाल कि क्यों नहीं आप जाने दे रही हैं, कि आजकल जो है घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं लड़कियों के साथ, इसलिए मैं अपने बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रही हूँ। बट उन्होंने अपना भविष्य कहाँ देख रही है, वो उसी घर के अंदर, उसी चार दीवारी में क्या सीख रही हैं। और इन सारी चीजों को शायद जो डर महिलाओं के अंदर, डर बढ़ता ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है वो डर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनको कहीं पे भी भरोसा ही नहीं है, ना ही पुलिस पर भरोसा है, ना ही कानून पे भरोसा है। जब भरोसा ही नहीं रहेगा किसी चीज पे, तो उस चीज के लिए ना लड़ने की शक्ति आपको मिल पाएगी, और ना ही हम उससे आगे, उसके बाहर क्या सोचें वो भी हम नहीं कभी देख पाएंगे। जी, बातें तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें कई चीजें और भी शामिल होती हैं। वो ये भी कि पुलिस की अपनी कार्य प्रणाली है, उसके कार्य करने का तरीका, जो भी वो करती भी है, तो ऐसा नहीं लगता कि एक बार थाने जाने से ही आदमी डरता है, तो फिर अगर स्त्री या लड़की की बात हुई तो और भी ज्यादा डरती है। तोमर साहब एक बार फिर से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनके जहन में कोई और ख्याल या विचार जरूर आया होगा, इसलिए दोबारा उन्होंने हमसे संपर्क किया है। तोमर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ रह गया है शेष कहने के लिए? जी 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 बिल्कुल रह गया है वाजपेयी जी, बिल्कुल रह गया है जी। ये हमारे जहन में जो बात आई है वो ये आई है कि जैसा कि अभी गंगा प्रसाद जी जो बोल रहे थे कि मैंने अपनी लड़की की पढ़ाई छुड़वा दी है, ऐसे एक गंगा प्रसाद नहीं है। जो भी स्वाभिमानी आदमी होता है या जिसने अच्छा पुराना कल्चर ग्रहण किया है, वो अपनी लड़की को मजबूरन घर पे इसलिए भी बिठा लेता है। जब आपने कहा कि नहीं उसकी आप शक्ति खत्म कर रहे हैं, उसको पढ़ाई लिखाई करके और आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे, ये बात सत्य है कि पढ़ाई लिखाई आज के जमाने में बहुत जरूरी है, लेकिन बाप को ये भी जरूरी है कि वो ये भी देखे कि मेरी लड़की सुरक्षित है कि नहीं। आज जिनको पुलिस तंत्र हमने दे रखा है, जिनको अरबों खरबों रुपया तनख्वाहें जा रही हैं, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो पुलिस कर्मचारी रोज भर्ती किए जा रहे हैं, थानों पे एक की जगह पे 100 पुलिस कर्मचारी भर्ती हैं, और उनके रहते हुए लड़की सुरक्षित नहीं है, बल्कि वो उनसे ही खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। तो बताइए बाप क्या करेगा, लड़की को कहां तक कैसे। अच्छा, कुछ लड़कियां ऐसी हैं, लड़कियों ने भी एटमॉस्फेयर बहुत खराब कर रखा है वाजपेयी जी। मैं आपको बता दूं, सुबेरे से शाम तक मैं देखता हूं, लड़कियों का हाल ये हो गया है कि देखा नहीं जाता है। तो दोनों की कमियां हैं। ये जितने क्राइम हो रहे हैं उसमें जहां तक है कि जितने लड़के जिम्मेदार हैं, उससे कुछ कम में लड़कियां भी जिम्मेदार हैं। लड़कियों की कंडीशन आप नहीं देखते हैं, आप ऑफिसों में बैठे हुए हैं, हम लोग रोड पर चलने वाले आदमी हैं, रोज देखते हैं कि क्या हो रहा है। पार्कों में देखिए, रोड के किनारे झुंड बना के खड़ी होती हैं लड़कियां, स्कूल से निकलने के बाद में ड्रेस पहने हुए लड़कों के साथ में जिस तरह से बिहेव करती हैं, वो देखा नहीं बनता, देखा नहीं जाता है। तो लड़कियों ने भी कहीं ना कहीं इस माहौल को खराब कर रखा है, जिसको घर वाले नहीं देखते हैं, या ये कहिए कि पुलिस देखते हुए भी आंखें बंद कर लेती है। पुलिस भी सोचती है कि किसको किसको देखें, कोई लड़का विधायक का निकलता है, कोई लड़का कमिश्नर का निकलता है, कोई किसी का निकलता है, किसके ऊपर हाथ डालेंगे। नहीं, ये बात सच है आपकी तोमर साहब। जब आप कह रहे हैं कि आप ऑफिस में बैठे होते, आपको मालूम नहीं रहता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं भी समाज का हिस्सा हूं, मैं भी इन्हीं सड़कों पर चलता हूं, मैं भी इन्हीं बसों में और टैक्सियों में सफर करता हूं। मैं कोई अलग से कोई देवदूत तो नहीं हूं कि जो मुझे मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं भी आपको बता दूं, मेरे सामने की भी कुछ घटनाएं ऐसी रहती हैं जब मैं देखता हूं और मैं उफ कहता हूं। एक बड़ी एसयूवी, बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ी, और उसमें 4-4, 5-5 लड़के, और उनके बीच में 1 या 2 लड़कियां, और अंदर शराब चल रही है, अंदर तमाम चीजें ऐसी चल रही जो आपत्तिजनक हैं। और हम यही कहते हैं कि ये रात गई और सुबह अगर हम ये खबर मिले कि एक गाड़ी में एक लड़की मृत पाई गई, तो इसमें दोष किसका होगा? पुलिस का होगा, समाज का होगा, माता पिता का होगा। और उस वक्त हम ये सोचते हैं कि कम से कम लड़कियों को के लिए भी कुछ दिशा निर्देश जरूर होने चाहिए।
हम कहते जरूर है, ये बात सच भी है कि उनको अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन जब आपको अधिकार दिए जाते हैं तो उनके साथ साथ आपके कुछ कर्तव्य भी निहित हो जाते हैं, और ये कर्तव्य तो भूल जाते हैं, अधिकारियों के लिए जंग शुरू हो जाती है। शुक्रिया आपका तोमर साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही है। अपूर्वा, जो बात अभी जिक्र वीएस तोमर ने की, ये बात हाई सोसाइटीज की भी है, मिडिल जो इनकम वर्ग है उनके लिए भी है, और लोअर के लिए तो खैर बात बनती ही बनती है। इसका जवाब हम आपसे लेंगे। हमारे साथ में एक दर्शक और हैं, नीलम है इस समय हमारे साथ में लखनऊ से। नीलम जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? जी हेलो जी नीलम जी, अपनी बात रखें, और अगर टेलीविजन की आवाज खुली हो तो उसको बंद कर दे कृपया करके। धीरा करो, धीरा करो। जी हेलो, अब आप अपनी बात रखें नीलम, आपकी आवाज हमें मिल रही है। ये देखिए जरा, यहाँ लड़कियों का जो ये है, तो देखिए अभी दिल्ली में भी ये हुआ था, तो ये बताइए कि वहाँ से उन लोगों के लड़कों के साथ क्या हुआ? जी। उनके साथ कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, उनको छोड़ दिया गया, है ना। आए दिन यहाँ ये सब हुआ करता है। अगर बाहर जैसा यहाँ पर हो जाए। जी सुन रहे? हेलो जी, आप अपनी बात रखें, आपकी आवाज मिल रही है। जी, अगर बाहर जैसा यहाँ सिस्टम हो जाए कि जैसे कोई भी जरा सा भी वो करे उसके साथ उसी तरह का वो हो, तब तो यहाँ ये क्राइम कम होगा, वरना ये तो बढ़ता ही जा रहा है। और इसमें जितने लड़के हैं दोषी, उतनी लड़कियां भी हैं, और पुलिस वाले हमारे साथ कब तक के लगे रहेंगे, ये बताइए आप। जी, ना तो हर एक लड़की के साथ पुलिस वाला लगाया जा सकता है, ना ये पॉसिबल भी है, लेकिन बिल्कुल सही फरमा रही हैं आपने, बात सही कही कि दोषी लड़कियां भी हैं। शुक्रिया आपका नीलम, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। अपूर्वा, हम चाहेंगे कि तमाम चीजों के ऊपर जिक्र हुआ, यहाँ पर जिक्र इस बात का भी हुआ कि एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो नहीं पाता है, जो लॉज बने हुए हैं, जाहिर सी बात है पुलिस को उसको एग्जीक्यूट करना है, वो नहीं हो पाता है, और उसके बाद जो न्यायिक प्रणाली है उसमें बहुत विलंब होता है, वहां पर भी दोष है। दोष संस्कारों का भी यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि अगर हमें अधिकार, हम डिमांड करते हैं कि फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम होनी चाहिए हमारे पास में, लेकिन आपके कुछ राइट्स बनते हैं, कुछ कर्तव्य बनते हैं। क्या कहेंगे आप अपूर्वा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जहां राइट्स की बात आती है वहां आपके जो कर्तव्य हैं, जहां अधिकार है वहां कर्तव्य भी हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात से, इस बात से सहमत हूं, बट शायद हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि किस हद तक हमें अधिकार जो है मिले हुए हैं और किस हद तक हम उनको मांगने के लिए अभी भी लड़ाई कर रहे हैं। जब भी फैमिली, जब लड़कियों को दोषी ठहराया जाता है तो शायद वो दोषी सिर्फ उतनी की लड़कियां उठती कैसे हैं, बैठती कैसे हैं, बात कैसे करती हैं, कपड़े कैसे पहनती हैं, वहीं तक सीमित कर दिया जाता है। हो सकता है समाज में हर तरीके के लोग हैं, इसलिए हम कभी इस चीज को लेकर सवाल उठा ही नहीं सकते हैं। बट क्या उन 4 लोगों की वजह से हम ये कहेंगे क्या हर लड़की वैसी है या हर लड़की बुरी है? कभी नहीं कह सकते हैं। समाज में हर तरीके के लोग हैं, हम ये सब जानते हैं जी। तो कहीं ना कहीं हमें भी हमारे सवाल, जो हमारे जहन में सवाल आ रहे हैं, उनको पलट के सोचने की जरूरत है। जो लोग ये बात करते हैं कि परिवार में संस्कार कैसे दिए जा रहे हैं, तो शायद वो संस्कार कहीं और से नहीं आ रहे, वो खुद की फैमिली में ही देख रहे हैं। जिस तरीके से आप अपने घर में बात करेंगे, अपने घर का बर्ताव रखेंगे, घर का माहौल जैसा रखेंगे, वही चीज बच्चे भी सीखेंगे। जी, हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं पूर्वा, हम पहले उनसे बात कर लेते हैं। एसयू खान है रामपुर से। खान साहब, स्वागत है आपका के न्यूज पर। अगर आपके टेलीविजन की आवाज चल रही है तो कृपया करके बंद कर दें और अपनी बात को कहें। क्या है साहब, जब तक कानून में संशोधन नहीं होगा, जब तक ये रेप के मामला ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। आमतौर से देखने में ये आ रहा है कि रेप के फर्जी मुकदमा ज्यादा लिखवाए जा रहे हैं। जो शादीशुदा लेडीज के जरिए लिखवाया जाता है वो 100% फर्जी होते हैं, और जो छोटी लड़कियों और लड़कियों के साथ वो रेप में होते हैं, अगर फर्जी मुकदमे लिखवाने वालों को सजा नहीं दी जाएगी तो जब तक ये अपराध ऐसे ही लिखे जाते रहेंगे। और दूसरी बात आपको और बता दूं जी, ऊपर से हिदायत ये है कि 376 और 77 के केसेस को कम से कम लिखा जाए ताकि गिराव, तो पुलिस की भी मजबूरी होती है कि अपने आला अफसरान की राय को माने, वो के मुकदमे नहीं लिखे कम से कम, इसलिए भी टाल मटोल होती है। और ज्यादातर मुकदमे जो हैं वो संदेह के घेरे जो होते हैं, इसलिए उलझनता ज्यादा पड़ता है। और जैसे ये प्रधानी का चुनाव पास आ रहा है,
तो आपके सामने फिगर और बढ़ेगी। लगभग आपको यूपी के अंदर 20-25 केसेस पर डे मिलेंगे फर्जी मुकदमा। जी शुक्रिया आपका खान साहब, आपने अपनी बात को कहा। लेकिन मैं ये बता दूं कि निर्भया हत्याकांड के बाद में दिल्ली में जो उसके बाद जस्टिस वर्मा की जो सिफारिशें आई, उसके बाद में मुझे लगता है कि कानून और कड़े किए गए हैं। बस सवाल उनके एग्जीक्यूशन को लेकर आता है, सवाल हमारे पुलिस तंत्र पर आता है, उसकी लापरवाही, उसकी अकर्मण्यता या उसका निकम्मापन, ये हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। चर्चा में हम आगे बढ़े उससे पहले अपने एक दर्शक की राय यहां पर रखना बहुत जरूरी है। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। पारस जैन है, दिल्ली से हमारे एक दर्शक हैं। पारस जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर। हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। कहना चाह रहा हूँ साहब जी कि अगर चाहे वो नेता हो चाहे पुलिस वाला हो। हेलो जी, आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात को रखें। मेरा कहना यह है कि चाहे वो नेता हो चाहे पुलिस वाला हो, चाहे आप मीडिया के आदमी हो या आम आदमी हो, हर बार की दूसरी लड़की को या औरत को माँ बहन बेटी समझे तो शायद ये सारे काम अपने आप रुक जाएं। हर आदमी को ये कहना चाहिए कि मैंने एक कविता लिखी माँ शीर्षक पे, उसमें आप माँ की जगह बेटी यूज कर लें, तो मैं वो छोटी 4-5 लाइनें सुनाना चाहता हूँ, अगर आप पेश करें तो। सुनाओ जी, सुनाइए। वो मैंने लिखा था कि माँ जैसी मूर्ति मुझे लगता है दुनिया में किसी भगवान की कहीं भी नहीं होगी, और माँ जैसी सुंदरता कहीं विश्व में शायद कोई नहीं होगी। माँ जैसी अखंडता शायद धरती में भी नहीं होगी, और माँ जैसी महानता शायद मंडल में भी नहीं होगी। इसकी जगह आप बेटी लगा लो चाहे बहन लगा लो। अगर इस चीजों पे अगर आदमी, और ये कविता बहुत लंबी है, मेरी 3 पन्ने की कविता है, लेकिन क्या है कि 3 पन्ने की तो संभव नहीं है, लेकिन जो आपने 4 लाइनें शुरुआत में सुनाई है बहुत अच्छी हैं और आपकी भावनाओं से बिल्कुल ओतप्रोत है। शुक्रिया आपका हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। शिवा, बातें बहुत सारी हुई हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकल कर भी आई हैं, लेकिन समाधान के रूप में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे, कैसे चीजें ठीक हो पाएंगी? मुझे लगता है कि एक जो पहली चीज है कि कोई भी अगर कानून आया है या कोई भी घटना हो रही है, उसके लिए सबसे बड़ा जो दायित्व है सरकार का, और जो सरकारी प्रणाली है उसमें सब कुछ है, चाहे वो न्यायिक प्रणाली हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, उनको अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत ही निष्ठा के साथ और अच्छी तरीके से करना चाहिए, जिससे कि जो प्रणाली है, आगे व्यवस्था है, वो सब अच्छे से चले। दूसरी चीज, लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए। ये लोगों का भी दायित्व है कि वो अपने कर्तव्यों को समझें। जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें लोगों बिल्कुल, यानी कि हम भी कोई ऐसा मौका ना दें जो कि हमारे ऊपर मुसीबत है। खासतौर से आपका जो कहना है वो लड़कियों को लेकर है। चूंकि अब हमारे पास समय नहीं है शिवा, हम आगे नहीं बढ़ सकते इस कार्यक्रम में, लेकिन हाँ, लड़कियों को भी अपने उत्तरदायित्व समझने होंगे कि वो कहाँ जा रही हैं, कब जा रही हैं, किसके ऊपर भरोसा है, तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन बात लास्ट में आके इस बात पर ही रुकती है कि उस 5 साल की बच्ची का क्या कसूर था जिसको बलात्कार के बाद मार दिया गया। यहाँ पर पुलिस कटघरे में है, उसका इकबाल खत्म हो रहा है, ये समझ में जरूर आता है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में यहाँ पर आए। अपूर्वा, आपका भी बहुत शुक्रिया। शिवा, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये उत्तरदायित्व तो हमारा और आपका भी है कि हमारे अगल बगल ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं तो बहुत कड़ाई से हमें इसका विरोध करना चाहिए। और हाँ, जो भी पुलिस के वहां पर स्थानीय कर्मचारी हैं, विरोध दर्ज करवाना जरूर चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।